अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेडागोजी के टॉपिक पर 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर और उनकी तमाम ऑप्शंस पर। ये वो एमसीक्यूज हैं जो लिए गए हैं आपके पास्ट पेपर्स में से, और हमारी ये वीडियो आपको हेल्प करेगी इस स्क्रीन पर नज़र आने वाली जॉब्स या इससे मुतल्लिका जॉब्स की तैयारी के सिलसिले में। हमारी ये वीडियो ना सिर्फ हेल्प करेगी ऐसे स्टूडेंट्स को जो अपीयर हो रहे हैं पीपीएससी में, बल्कि एफपीएससी, पीएमएस, एनटीएस, एसपीएससी, बीपीएससी और केपीएससी के थ्रू आने वाली जॉब्स में। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत दिलचस्प रहने वाली है, क्योंकि इसमें हमने हर सवाल में मौजूद जो 4 ऑप्शंस हैं उन चारों को डिस्कस किया है। इसलिए इस वीडियो में मौजूद 30 एमसीक्यूज की मदद से आपके 120 कंसेप्ट्स बेहतर होंगे। तो इस वीडियो से अच्छी तरह फ़ायदा हासिल करने के लिए इसको देखिए आप आखिर तक। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे पहले सवाल की तरफ। द वर्ड पेडागोजी मीन्स, ऑप्शंस हैं जी, टू गाइड द चाइल्ड, टू लीड द चाइल्ड, टू एजुकेट द चाइल्ड और टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड। दोस्तों, ये वो सवाल है जो माजी में बहुत ज़्यादा दफ़ा पूछा जा चुका है, लेकिन मैं आपको ये बात गारंटी से कहता हूँ कि हमारे 80% स्टूडेंट इसके गलत आंसर को टिक करते हैं। दोस्तों, पेडागोजी का वर्ड ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड पैडूस से माखूज किया गया है, जिसका मतलब है टू लीड द चाइल्ड। इसलिए हमारे इस सवाल का दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, टू लीड द चाइल्ड। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। The philosopher who worked in mathematical and scientific didactics was Jean Piaget, John Dewey, Leo Vygotsky और Morton Wagenstein। दोस्तों, यहाँ पर मौजूद जो हमारे पास पहली ऑप्शन है जीन प्याजे, तो जीन प्याजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट और एक जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट हैं, और जीन प्याजे ने बहुत सारा काम कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर किया। जीन प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत मशहूर एक थ्योरी है, जिसमें उन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस बताई हैं, जिनमें से पहली स्टेज थी सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से लेकर 2 साल थी। प्याजे के मुताबिक दूसरी स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसका दौरानिया 2 से लेकर 7 साल तक का है। इसी तरह प्याजे के मुताबिक जो तीसरी स्टेज है वो कंक्रीट ऑपरेशनल की है। इसके मुताबिक जो बच्चे की एज का ड्यूरेशन है वो 7 से लेकर 11 साल तक का है। और जीन प्याजे के मुताबिक बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की लास्ट स्टेज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, जिसका दौरानिया 11 से ऑनवर्ड्स है। इसी तरह यहाँ पर मौजूद जो सेकंड ऑप्शन है जॉन ड्यूई। जॉन ड्यूई एक अमेरिकन फिलोसफर थे और इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है फिलॉसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म पे और फिलॉसफी ऑफ प्रोग्रेसिविज्म पे। यहाँ पर मौजूद जो तीसरी ऑप्शन है वो लिव वेगोस्की की है, और लिव वेगोस्की, डियर स्टूडेंट्स, एक रशियन साइकोलॉजिस्ट, एक प्रोफेसर थे। इन्होंने भी जीन प्याजे की तरह बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर काम किया, और इन्होंने प्रेजेंट की एक बहुत ही मशहूर थ्योरी, सोशल कल्चरल थ्योरी ऑफ लर्निंग। लिव वेगोस्की का मानना यह है कि बच्चे अपने सोशल इंटरेक्शंस के थ्रू सीखते हैं और लर्निंग ऑलरेडी इस सिस्टम में मौजूद होती है। दोस्तों, यहाँ पर मौजूद लास्ट ऑप्शन है मार्टिन वैगनशाइन की। मार्टिन वैगनशाइन एक जर्मन फिलोसफर थे, जिन्होंने अपने कैरियर के इब्तदाई 30 साल सेकेंडरी एजुकेटर के तौर पर गुजारे, और बाद में उन्होंने प्रोफेसर के तौर पर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में काम किया। इनकी जो वजह शनाख्त, इनकी जो वजह पहचान थी वो ये थी कि इन्होंने साइंस और मैथमेटिक्स के लिए बहुत सारा काम किया हुआ था। इसी तरह मार्टिन वैगनशाइन ने बहुत सारी नई टीचिंग टेक्निक्स मुतारफ़ कराई, जिनमें इनकी मशहूर टीचिंग टेक्निक है इंक्वायरी बेस्ड साइंस और इंक्वायरी लर्निंग। इसलिए आपका इस सवाल का दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, मार्टिन वैगनशाइन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। The use of technology to enhance learning process is called in education, options हैं जी IT, ICT, assistive technology और ADSL। दोस्तों, यहाँ पर जो पहली ऑप्शन है IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज बेसिकली स्टडी ऑफ कंप्यूटर्स और द स्टडी ऑफ यूज ऑफ कंप्यूटर्स। जबकि यहाँ पर मौजूद जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ICT से मुराद डियर स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है एजुकेशन में,
जिनकी मदद से आप अपनी इंफॉर्मेशन को मौसर अंदाज में पेश कर सकें स्टूडेंट्स के सामने। यहाँ पर मौजूद जो तीसरी ऑप्शन है हमारे पास असिस्टिव टेक्नोलॉजी। तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी में हमारे पास वो इक्विपमेंट्स आ जाते हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है मुख्तलिफ चैलेंजेस को डील करने के लिए। यहाँ पर मौजूद हमारे पास लास्ट ऑप्शन है जी ADSL, और ADSL से मुराद यहाँ पर एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो फास्टर कनेक्शन स्पीड के लिए इस्तेमाल की जाती है और इससे आप दुनिया भर में बहुत सारे कनेक्शंस को ड्राइव कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मौजूद चारों ऑप्शंस को हमने डिटेल से देखा। अब देखते हैं कि इसका दुरुस्त जवाब क्या है, जो कि होना चाहिए मेरी नज़र में ऑप्शन नंबर 2 ICT। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। A scoring guide used to evaluate the quality of students is called options and rubrics, checklists, inventories or rating scales। यहाँ पर मौजूद जो दोस्तों पहली ऑप्शन है रुब्रिक, तो रुब्रिक बेसिकली एक एग्जामिनर के लिए स्कोरिंग टूल होता है। इसको हम स्कोरिंग गाइड भी कहते हैं और इसमें स्कोरर के लिए एक क्राइटेरिया सेट किया होता है जिसकी मदद से वो इवेल्युएट करता है स्टूडेंट के काम की क्वालिटी को। इसी तरह यहाँ पर मौजूद हमारे पास सेकंड ऑप्शन है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट जो है वो दो तरह से यूज की जाती है एजुकेशन में। एक बतौर टास्क टूल, जिसमें हमने कुछ अपने लिए जो काम असाइन किए होते हैं, जो टास्क हमने करने होते हैं, उनकी लिस्ट बना लेते हैं और जैसे जैसे हम अपने वो टास्क परफॉर्म करते जाते हैं उनको चेक करते जाते हैं। इसी तरह दूसरे तौर पर ये यूज होती है एज रिसर्च टूल, और बतौर रिसर्च टूल इसकी मदद से रिसर्च के लिए डाटा कलेक्ट किया जाता है। इसी तरह यहाँ पर मौजूद हमारे पास तीसरी ऑप्शन है जी इन्वेंट्रीज। तो इसी तरह दोस्तों इन्वेंट्री हमारे पास लिस्ट ऑफ आइटम होती है जिसमें आपकी प्रॉपर्टी की चीजें हो सकती हैं, जिसमें आपका कोई और मटेरियल या कोई और टाइप ऑफ गुड्स जो हैं वो शामिल हो सकती हैं। इसी तरह यहाँ पर मौजूद हमारे पास लास्ट ऑप्शन है रेटिंग स्केल, और रेटिंग स्केल वो स्केल होती है जिसकी मदद से किसी परफॉर्मर की परफॉर्मेंस को रेट किया जाता है। यहां से हम देखते हैं कि अब हमारा दुरुस्त जवाब क्या है, जो कि होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1 रुब्रिक्स। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी। Which form of the following should be used to decrease minor inappropriate behavior? ऑप्शंस है जी हमारे पास praise, reward, strictness, ignorance। तो दोस्तों यहाँ पर मौजूद जो हमारे पास पहली दो ऑप्शंस हैं प्रेज और रिवार्ड, ये तब इस्तेमाल की जाती हैं जब कोई स्टूडेंट कोई अच्छा टास्क परफॉर्म करता है, उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है, तो उसके लिए हम प्रेज और रिवार्ड जो है इनका एहतमाम करते हैं। इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट किसी इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर का मुजाहरा करता है तो वहाँ पर इस्तेमाल की जाती हैं हमारी लास्ट दो ऑप्शंस स्ट्रिक्टनेस और इग्नोरेंस। लेकिन अगर आपका वो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो सीवियर किस्म का है तब हम स्ट्रिक्टनेस को यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम यूज़ करते हैं इग्नोरेंस। तो इस सवाल का हमारा दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 इग्नोरेंस। बढ़ते हैं जी अगले सवाल की तरफ। The book A Mile on the Nature of Education and Man is written by Plato, Aristotle, Rousseau और John Dewey। यहाँ पर मौजूद हमारे पास पहली ऑप्शन है जी प्लेटो। प्लेटो एक क्लासिकल ग्रीक फिलोसोफर थे और इनकी लिखे जाने वाली मशहूर किताबों में शामिल हैं रिपब्लिक, द सिम्पोजियम, अपोलॉजी और नमोई एटसेट्रा। इसी तरह यहाँ पर मौजूद हमारे पास सेकंड ऑप्शन है जी अरिस्टोटल। अरिस्टोटल भी एक क्लासिकल ग्रीक फिलोसोफर थे। इन्होंने भी बहुत ज़्यादा किताबें लिखी और इनकी मशहूर किताबों में शामिल हैं पॉलिटिक्स, मीटाफिजिक्स, पोइटस, रिटोरिक, फिजिक्स और ऑन द सोल एटसेट्रा। इसी तरह यहाँ पर मौजूद हमारे पास तीसरे फिलोसोफर हैं रोशियो। रोशियो जो थे वो 1712 में स्विट्ज़रलैंड के शहर जिनीवा में पैदा हुए। इन्होंने एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा काम किया और इनकी जो मशहूर किताबें हैं उनमें शामिल हैं द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इमाइल, डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी, कन्फेशंस और द एसेंशियल रोशियो वगैरह। इस सवाल की हमारे पास लास्ट ऑप्शन है जी जॉन ड्यूई। तो जॉन ड्यूई जो थे वो एक अमेरिकन फिलोसोफर थे और इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया फिलोसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म और फिलोसफी ऑफ प्रोग्रेसिविज्म पर, और इनकी मशहूर किताबों में शामिल हैं डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, हाउ वी थिंक, द स्कूल एंड सोसाइटी, आर्ट एज एक्सपीरियंस एंड नेचर वगैरह।
दोस्तों यहाँ पर आपके सामने इन फिलोसफर्स की बुक्स के ये नाम लेने का मकसद ये था कि आपको बहुत ज़्यादा सवालात ऐसे आ जाते हैं जिनमें किसी फिलोसफर की किसी एक किताब के बारे में पूछा जाता है। तो इन कुतुब के बारे में हमारी ये वजाहत आपको हेल्प करेगी आपकी कामयाबी के इस सफ़र में। तो अब देखते हैं जी इस सवाल का दुरुस्त जवाब क्या है, जो कि होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3 रोशियो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। While teaching in the classroom, any kind of work that involves 2 or more students is a form of options हैं जी collaborative learning, collaborative project, collaborative work और collaborative effort। दोस्तों इस सवाल में मौजूद जो ऑप्शंस हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग से मुराद वो लर्निंग है जो मिलजुल कर की जाए। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा स्टूडेंट्स मिलकर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें। कोलैबोरेटिव वर्क और कोलैबोरेटिव एफर्ट से मुराद भी वो काम और वो एफर्ट है जो 2 या 2 से ज़्यादा स्टूडेंट्स परफॉर्म करते हैं। तो चूंकि इस सवाल में 2 या 2 से ज़्यादा स्टूडेंट्स की क्लासरूम लर्निंग के हवाले से बात की गई है, इसलिए आपका इस सवाल का दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 कोलैबोरेटिव लर्निंग। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सिलेबस इज पार्ट ऑफ ऑप्शंस हैं जी स्टूडेंट्स, स्कूल, पेरेंट्स, करिकुलम। इस सवाल में मौजूद जो ऑप्शंस हैं वो भी बहुत इजी और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, इसलिए देखते हैं जी इस सवाल का दुरुस्त जवाब, जो कि होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4 करिकुलम। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद टीचिंग स्किल? ऑप्शंस हैं जी ब्लैक बोर्ड राइटिंग, सॉल्विंग क्वेश्चंस, आस्किंग क्वेश्चंस और ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों अगर इस सवाल में मौजूद ऑप्शंस को देखा जाए तो ब्लैक बोर्ड राइटिंग, सॉल्विंग क्वेश्चन या आस्किंग क्वेश्चन ये तमाम वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका तल्लुक है आपकी टीचिंग स्किल के साथ, इसलिए इस सवाल का आपका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दीज। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ट्रेडिशनली द कार्ड्स विद अ क्वेश्चन, प्रॉब्लम और फैक्ट ऑन वन साइड and the answer or related fact on the other side are called options हैं जी ऑब्जर्वेशन कार्ड्स, प्ले कार्ड्स, फ्लैश कार्ड्स, नोट कार्ड्स। तो दोस्तों यहाँ पर मौजूद जो पहली ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन कार्ड्स, ऑब्जर्वेशन कार्ड्स किसी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते हुए इस्तेमाल किए जाते हैं और किसी एक एक्टिविटी के दौरान जो चीज़ ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है वो उसको नोट कर लेता है अपने ऑब्जर्वेशन कार्ड पर। इसी तरह यहाँ पर मौजूद जो सेकंड ऑप्शन है प्ले कार्ड्स, तो प्ले कार्ड्स ऐसे कार्ड्स होते हैं जिसमें एक तरफ आप इंफॉर्मेशन जो है वो नोट करते हैं और उस इंफॉर्मेशन को देन आप डिस्प्ले करते हैं किसी प्रोटेस्ट के दौरान, किसी रैली के दौरान। आपने अक्सर देखा होगा कि जो रैलीज निकाली जाती हैं उनमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन्होंने प्ले कार्ड्स उठाए होते हैं। इसी तरह यहाँ पर मौजूद जो हमारे पास तीसरी ऑप्शन है फ्लैश कार्ड्स, फ्लैश कार्ड जो है वो एक टीचर दौरान तदरीस यूज़ करते हैं और इस कार्ड की दोनों साइड इस्तेमाल की जाती हैं। एक साइड पर कोई क्वेश्चन या प्रॉब्लम मौजूद होती है जबकि उसकी दूसरी साइड यानी कि उसकी बैक साइड पर उस क्वेश्चन का आंसर या उस प्रॉब्लम का सलूशन बताया गया होता है। ये एक बहुत ही अच्छी टीचिंग टेक्निक है और इसके ज़रिए आप थोड़े से वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट कर सकते हैं। इसके ज़रिए ना सिर्फ आप थोड़े से अरसे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकते हैं बल्कि स्टूडेंट्स को भी उन चीज़ों को मेमोराइज करना आसान रहता है। हमारे पास चौथी ऑप्शन है जी नोट कार्ड्स। तो नोट कार्ड्स हमारे पास वो कार्ड्स होते हैं जिन पर हम छोटे छोटे नोट्स बना रहे होते हैं, कोई अहम पॉइंट, कोई अहम चीज़ जो है उसको नोट कर रहे होते हैं। अगर यहाँ पर मौजूद इन चारों ऑप्शंस को देखा जाए तो आपका इस सवाल का दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 फ्लैश कार्ड्स। बढ़ते हैं जी अब अगले सवाल की तरफ। The concept of pragmatism in educational philosophy says that education should be options हैं जी obedience, virtue, life and growth and shaping good citizens। तो दोस्तों pragmatism विलियम जेम्स और जॉन ड्यूई की फिलॉसफी है जिसका ज़्यादातर फोकस प्रैक्टिकबिलिटी, लर्निंग बाय डूइंग और एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग पर है। इसलिए इस फिलॉसफी के मुताबिक ओबीडियंस, वर्च्यू और शेपिंग गुड सिटीजन्स का जो कंसेप्ट है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, सोसाइटी टू सोसाइटी, सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज हो सकता है। इस फिलॉसफी के जो मानने वाले फिलोसफर्स हैं उनके मुताबिक ये तमाम जो आपकी कदरें हैं ये सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होती रहती हैं।
इसलिए अगर इस सवाल में मौजूद अगर 4 ऑप्शंस पर गौर किया जाए तो आपके इस सवाल का दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, लाइफ एंड ग्रोथ। अब बढ़ते हैं जी सवाल नंबर 12 की तरफ। द एबल टीचर इज वन हु, ऑप्शन हैं जी, engages the student in their work, inculcate the interest in passing the examination, helps all the students in passing the examination, maintains peace in the class। तो दोस्तों इस सवाल में मौजूद जो 4 ऑप्शंस हैं अगर इनको रीड किया जाए तो बड़ी आसानी के साथ हम इस बात को समझ सकते हैं कि आपके इस सवाल का दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। और एक एबल टीचर वही है जो अपने स्टूडेंट्स को अपने काम में इंगेज रख सके। बढ़ते हैं जी हमारे अगले सवाल की तरफ। सर्कल्स ऑफ लर्निंग वर फॉर्मुलेटेड बाय रॉजर्स, डेविड जॉनसन, रॉजर एंड डेविड जॉनसन एंड नन ऑफ द अबव। दोस्तों इस सवाल का जवाब देखने से पहले हम ये बात कर लेते हैं कि सर्कल्स ऑफ लर्निंग हैं क्या चीज़, क्योंकि ये एक बहुत अहम कंसेप्ट है हमारे एजुकेशन में। ये एक नया कंसेप्ट है और इसका समझना बहुत ज़रूरी है। तो सर्कल्स ऑफ लर्निंग से मुराद आपकी एक ऐसा स्टाइल ऑफ लर्निंग है जिसमें टिपिकल स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन नहीं होता, वो क्लासरूम नहीं होता। इसमें क्या होता है कि पीयर लर्निंग होती है, ग्रुप्स में स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और इन ग्रुप्स में उनको मौका मिलता है ग्रुप्स को लीड करने का, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे लोगों के सामने रखने का। और इसी तरह इन सर्कल्स ऑफ लर्निंग में स्टूडेंट्स सीखते हैं ना सिर्फ अपने दोस्तों से बल्कि अपने माहौल से और उन लोगों से जो उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हों। सर्कल्स ऑफ लर्निंग जो थे ये फॉर्मुलेट किए थे रॉजर्स एंड डेविड जॉनसन ने। तो आपका इस सवाल का इसलिए दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, रॉजर्स एंड डेविड जॉनसन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वुमेन आर गिवन प्रेफरेंसेस इन टीचिंग ऑफ प्राइमरी चिल्ड्रन। ऑप्शंस हैं जी, she is emotionally understanding, she can also cry, student do not get scared, men don't like this profession। तो आपका इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर 1, she is emotionally understanding। तो चूंकि खवातीन इमोशनली ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती हैं इसलिए प्राइमरी क्लासेस में जो छोटे बच्चे बच्चियां होती हैं उनको वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकती हैं, उनको क्लास में मैनेज कर सकती हैं और उनको बेहतर तरीके से टीच कर सकती हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्मल असेसमेंट। ऑप्शंस हैं जी, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, प्रोजेक्ट, क्विज़ेस। तो देखते हैं जी इस सवाल का हमारे पास दुरुस्त जवाब क्या है। ऑप्शन नंबर 2, ऑब्जर्वेशन। बढ़ते हैं जी सवाल नंबर 16 की तरफ। यू आर अ फेमस टीचर बट स्टूडेंट्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर टीचिंग स्टाइल, हाउ विल यू टीच देम। डियर स्टूडेंट्स, इस स्टेम को समझना बहुत ज़रूरी है कि आप एक बहुत मशहूर टीचर हैं लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके टीचिंग स्टाइल से सेटिस्फाई नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शंस हैं जी हमारे पास। विल टेक ट्रेनिंग अगेन टू रिफॉर्म द स्टाइल्स, विल चेंज योर स्टाइल अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, विल मेक हार्मनी विद स्टूडेंट्स स्टाइल, और विल टेल अबाउट योर स्टाइल फर्स्ट। तो दोस्तों जब आप एक फेमस टीचर हैं और स्टूडेंट्स आपके टीचिंग स्टाइल से सेटिस्फाई भी नहीं है तो उस वक्त ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप अपनी टीचिंग स्टाइल और स्टूडेंट्स का जो लर्निंग स्टाइल है इन दोनों के बीच एक हार्मनी पैदा करें ताकि आपके टीचिंग स्टाइल से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें स्टूडेंट्स। इसलिए इस सवाल का दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, विल मेक हार्मनी विद स्टूडेंट स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 17 है जी, a posteriori knowledge is knowledge that is known by analysis, information, experience, evidence। इस सवाल में मौजूद जो ऑप्शंस हैं वो बहुत सिंपल और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, इसलिए हम देखते हैं कि इस सवाल का हमारे दुरुस्त जवाब क्या होगा, जो कि होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3, एक्सपीरियंस। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। The information about internet and computer makes children give more knowledge, increase the knowledge of information, make him best disciple, or more intelligent। तो दोस्तों इस वीडियो के आगाज में हमने बात की थी आईसीटी वाले एक सवाल पर और उस सवाल में बात करते हुए हमने इस बात को समझा था कि जो इंटरनेट और कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं वो स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को इंक्रीज करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए किया जाता है। तो इसलिए हमारे इस सवाल का दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2,
increase the knowledge of the information. अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. When educators travel to the student's location to provide instruction on topics of professional or personal interest, the mode of teaching becomes option है जी innovative teaching, moving teaching, travel teaching और extension teaching. तो दोस्तों जब सिचुएशन कुछ इस तरह की हो कि टीचर जो है वो स्टूडेंट की लोकेशन पे जाकर स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर दे, ऐसी सिचुएशन अमूमी तौर पर ख़ास हालात में पैदा होती है. जैसे कोविड के दिनों में हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि बहुत से हमारे टीचर्स ऐसे थे जो स्टूडेंट्स को उनकी प्लेस ऑफ लिविंग पे जाके पढ़ाया करते थे. और ऐसी टीचिंग जिसमें एक टीचर, एक एजुकेटर किसी स्टूडेंट की लोकेशन पे जाकर उसको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करे, तो ये कहलाती है एक्सटेंशन टीचिंग. इसलिए हमारे इस सवाल का दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, एक्सटेंशन टीचिंग. अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. बेसिक एजुकेशन मीन्स ऑप्शंस हैं जी सिस्टम ऑफ एजुकेशन, पुअर लर्निंग, बेसिक ऑफ एनी लर्निंग और मिनिमम लर्निंग. तो इस सवाल में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो बेसिक एजुकेशन का किया गया है, इसलिए बेसिक एजुकेशन से मुराद है बेसिक ऑफ एनी लर्निंग. इसलिए हमारे इस सवाल का दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, बेसिक ऑफ एनी लर्निंग. अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. कंडीशन नेसेसरी फॉर माइक्रो टीचिंग इज, ऑप्शंस हैं जी हमारे पास कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, रिपीटेड मैनिफेस्टेशन ऑफ ओनली वन स्किल, ऑब्जर्वेशन एंड क्रिटिसिज्म और ऑल ऑफ द अबव. तो इस सवाल में मौजूद जो सिचुएशन बयान की गई है उसके मुताबिक डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल में मौजूद जो चारों ऑप्शंस हैं इनको अगर देखा जाए तो पहली जो तीनों ऑप्शंस हैं वो तमाम की तमाम इस्तेमाल की जाती हैं माइक्रो टीचिंग के दौरान. इसलिए माइक्रो टीचिंग के लिए इन तमाम कंडीशंस का होना ज़रूरी है. इसलिए आपके इस सवाल का दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव. बढ़ते हैं जी हमारे अगले सवाल की तरफ. According to Emile, the noblest work in education is to make a good citizen, reasoning man, thinker और entrepreneur. दोस्तों इमाइल बुक लिखी थी स्विस फिलोसोफर रोसियो ने, और उस बुक में इस चीज़ पर जोर दिया गया था कि जो एक इंसान है उसको ऐसा होना चाहिए कि वो रीज़न कर सके. किसी भी काम को, किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए उसके पास किसी एक रीज़न का होना ज़रूरी है, और किसी भी बात को कोई इंसान ऐसे ही मनोअन तस्लीम ना कर ले बल्कि उस चीज़ के बारे में मुकम्मल तौर पर गौर व फिक्र करे. इसलिए हमारे इस सवाल का दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, रीजनिंग मैन. बढ़ते हैं जी अगले सवाल की तरफ. द बेस ऑन विच द सब्जेक्ट एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस आर प्लान्ड इज कॉल्ड कोर्स, बिहेवियर, डिज़ाइन और लॉजिकल सीक्वेंस. तो दोस्तों इस सवाल में हमारा जो दुरुस्त जवाब है वो होगा ऑप्शन नंबर 3, डिज़ाइन. करिकुलम डेवलपमेंट में हम इस चीज़ को बड़ी तफसील के साथ देख चुके हैं कि हमारे पास डिज़ाइन एक ऐसी चीज़ है जिसमें उन तमाम एक्टिविटीज़ का, उन लर्निंग एक्सपीरियंसेस का इंतखाब किया जाता है उस स्पेसिफिक कंडीशन सिचुएशन के मुताबिक. मिसाल के तौर पर अगर आपके पास स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम है तो आपकी एक्टिविटीज़ और लर्निंग एक्सपीरियंसेस किसी और तरह के होंगे. अगर आपके पास टीचर सेंटर्ड करिकुलम या सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है तो डेफिनेटली जो आपके पास एक्टिविटीज़ और जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, जिनमें आपके टीचिंग मेथड्स हैं, टीचिंग टेक्निक्स हैं, वो तमाम की तमाम डिपेंड कर रही होंगी आपके डिज़ाइन पर. बढ़ते हैं जी हमारे अगले सवाल की तरफ. What type of class climate you would prefer? Options हैं जी a well-behaved class student speaking only when asked, an active class following the rule prescribed by you, a highly interactive and self-disciplined class, a quiet and highly attentive class. तो दोस्तों इस सवाल के दुरुस्त जवाब को ठीक करते हुए आपने खुद को समझना है एक टीचर, और आपने ये देखना है कि आप इन चारों सिचुएशंस में से किस सिचुएशन को एज टीचर प्रेफर करेंगे. तो बीइंग अ टीचर अमूमी तौर पर हम एक ऐसी क्लास को प्रेफर करते हैं जो इंटरेक्टिव भी हो और सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो. इसलिए हमारे इस सवाल का दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3. अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन विच इंक्लूड्स लेक्चर, प्रेजेंटेशन एंड रेसिटेशन इज आल्सो नोन एज क्लासिकल इंस्ट्रक्शन,
डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, ओल्ड मेथड इंस्ट्रक्शन और नन ऑफ दीज। दोस्तों, टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शंस जो है वो अमूमी तौर पर टीचर डोमिनेटेड इंस्ट्रक्शन होती हैं, इसलिए इसमें टीचर जो है वो एक अथॉरिटी होता है और बीइंग अथॉरिटी वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो पास करना पसंद करता है। इसलिए आपका इस सवाल का दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। When the topic or an area of a course contains a lot of information, it is recommended to use options हैं जी हमारे पास lecture method, inquiry based method, cooperative method और assignment method। तो दोस्तों, being a teacher, जब आपके पास टॉपिक जो है वो वसी हो और आपने बहुत सारा कोर्स जो है वो कवर करवाना हो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो डिसेमिनेट करनी हो, बहुत सारी चीज़ें अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करनी हो, वक़्त की कमी हो, तो ऐसे में आप जानते हैं जो सबसे अच्छा मेथड है वो है जी लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड आपके पास एक ऐसा टीचिंग मेथड है जिसमें आप कम वक्फे में, कम दौरानिए में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं। इसलिए आपका इस सवाल का दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, लेक्चर मेथड। बढ़ते हैं जी हमारे अगले सवाल की तरफ। The technique in which the students act out roles from stories or historical events is termed as options हैं जी ड्रामा, सिमुलेशन, प्ले और ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों, एक ऐसी सिचुएशन जब आपके स्टूडेंट्स किसी स्टोरी, किसी हिस्टोरिकल इवेंट से कोई रोल लेते हैं और उस रोल को वो प्ले करते हैं, तो हम देखते हैं कि इस सवाल में मौजूद जो पहली 3 ऑप्शंस हैं उन तीनों में इस तरह के रोल जो है वो प्ले किए जा सकते हैं। इसलिए आपका इस सवाल का दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अली इज अ 8-year-old boy. He doesn't like to study. You as a teacher request him to study despite he is not interested. Give him oral work. Describe the benefits of study or leave on him on in the class. तो दोस्तों, जब एक ऐसी सिचुएशन हो कि आपके पास 7-8 साल का एक छोटा बच्चा हो और उसका पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं हो, तो ऐसी सिचुएशन में जो अमूमी तौर पर सजेस्ट किया जाता है वो यही है कि आप स्टूडेंट के सामने उस स्टडी के फ़वाइद जो हैं वो बयान करें। आप ना सिर्फ बच्चे के सामने स्टडी के फ़वाइद अच्छे से बयान करें, बल्कि आप तमाम तर उन चीज़ों पर भी बात करें जो बच्चा काबिल हो सकता है उस ख़ास एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद। तो इस तरह से उस स्टूडेंट का इंटरेस्ट डेवलप होगा। इसलिए आपके इस सवाल का दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, डिस्क्राइब्स द बेनिफिट ऑफ स्टडी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन द वेस्टर्न वर्ल्ड एकेडमी वाज फाउंडेड बाय सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल और जॉन ड्यूई। तो दोस्तों, एजुकेशनल फिलॉसफी पर हमारी जो वीडियोस थी उनमें हम तफसील से बात कर चुके हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड में जो हायर लर्निंग के हवाले से जो फर्स्ट एवर इंस्टीट्यूशन जो कायम किया गया था वो प्लेटो की तरफ से था और उस इंस्टीट्यूशन का नाम एकेडमी था। और इसी एकेडमी में उस वक़्त के एक अहम फिलोसफर अरिस्टोटल जो थे वो आकर प्लेटो के स्टूडेंट बने और उन्होंने यहीं पर अपनी तालीम हासिल की। एकेडमी में तालीम हासिल करने के बाद अरिस्टोटल जो थे वो वापस जब अपनी स्टेट में गए तो वहाँ पर उन्होंने जाकर लाइसम के नाम से एक दूसरा बड़ा इदारा कायम किया, जिसको आज वेस्ट में एक दूसरे बड़े इदारे के तौर पर जाना और पहचाना जाता है। इसलिए आपके इस सवाल का दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, प्लेटो। आज की इस वीडियो के हमारे आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। टीचर्स रीड अलाउड टू द क्लास टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स फीलिंग्स अबाउट रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन, कॉम्प्रिहेंशन और ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों, किसी भी क्लास में जब टीचर ज़्यादा बुलंद आवाज़ से पढ़ाता है तो उसके पढ़ाने के पीछे इस सवाल में जो मौजूद तमाम ऑप्शंस हैं, इन्हीं तमाम को ज़ेरे गौर रखा जाता है। इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि जो स्टूडेंट है उस तक उस रीडिंग की आवाज़ पहुंच सके, जिससे उस स्टूडेंट की प्रोनाउंसिएशन बेहतर हो सकती है, जिससे वो स्टूडेंट जो है उस टॉपिक को कंप्रीहेंड अच्छे से कर सकता है। इसलिए आपके इस सवाल का दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो मैं ऑनलाइन हूँ। आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके कमेंट को, मैं आपकी उस क्वेरी, उस क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करूँगा कमेंट बॉक्स में।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने उन प्यारों के साथ जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब और आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो तक मुझे अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।